दोस्तों आप जानते हैं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सारे साइकिल्स में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्चुअल यूज़ में हम कार्नोट साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई वी डू नॉट यूज़ द कार्नोट साइकिल इन एक्चुअल पावर प्लांट्स। आज हम बात करेंगे दोस्तों वेपर पावर साइकिल की। आज हम बात करेंगे कि क्यों कार्नोट साइकिल का इस्तेमाल वेपर पावर साइकिल में नहीं किया जाता, वेपर पावर प्लांट में नहीं किया जाता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल। दोस्तों मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है, उतना ज़्यादा हार्ड वर्क हम अपने काम में कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम रैंकाइन साइकिल एंड कार्नोट साइकिल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द कार्नोट साइकिल। अगर हमने बी या डिप्लोमा किया है तो वी आर ऑल अवेयर अबाउट द कार्नोट साइकिल एंड द रैंकाइन साइकिल। लेकिन हमारा आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि क्यों, क्या कारण है कि एफिशिएंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी कार्नोट साइकिल का इस्तेमाल एक्चुअल पावर प्लांट में नहीं होता है। ये हमने ड्रॉ किया है टीएस डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल। इसमें जो प्रोसेसेस होती हैं इसको मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। दोस्तों पहली जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है 1 से 2, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। नाउ ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करने के लिए हमें एक पंप या कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। हम डिस्कस करेंगे कि कार्नोट साइकिल को ना यूज़ कर पाने में हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी प्रोसेस अगर आप देखें तो ये 2 to 3 प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं आइसोथर्मल। अगर आप इस टीएस डायग्राम को देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस के दौरान मेरा टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था, हेंस इट इज़ नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में यदि आप देखते हैं तो एंट्रोपी मेरे वर्किंग सब्सटेंस की बढ़ रही है। एंट्रोपी मेरे वर्किंग सब्सटेंस की बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि ये 2 से 3 की जो प्रोसेस हो रही है इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो प्रोसेस आती है 3 to 4, यहां पर अगर आप देखें तो एंट्रोपी कांस्टेंट है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक। क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है हेंस इट इज नोन एज आइसेंट्रोपिक। और ये जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर घट रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो एक एक्सपांशन प्रोसेस है, ये एक एक्सपांशन प्रोसेस है। दोस्तों 4 से 1 अगेन आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। 4 to 1 द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड हेंस इट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस में चूंकि एंट्रोपी घट रही है इट इज नोन एज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन। सो दोस्तों दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ अ कार्नोट साइकिल। कुछ लोग कहते हैं कि कार्नोट साइकिल जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइसोथर्मल हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन की प्रोसेस जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन वेपर पावर प्लांट में ये प्रोसेस को अचीव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको एक बार बताने का प्रयास करता हूं। ये जो लाइन है दोस्तों इसे हम कहते हैं वेपर डोम। वेपर डोम। और ये 2 से 3 की जो प्रोसेस है यहां पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इनसाइड द वेपर डोम।
इनसाइड द वेपर डोम जब आप हीट सप्लाई करते हो तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो 2 से 3 का जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इनसाइड द वेपर डोम कर रहे हैं, इसलिए आइसोथर्मल हीट एडिशन कार्नोट साइकिल वेपर पावर प्लांट में किया जा सकता है। इसी प्रकार से 4 से 1 के बीच में जो हीट रिजेक्शन हो रहा है, 4 से 1 के बीच में जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो भी वेपर डोम के अंदर हो रहा है, इसलिए 4 से 1 तक की जो प्रोसेस है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन की, वह भी कंडेंसर का इस्तेमाल करके अचीव की जा सकती है। अब इस साइकिल को यूज करने में हमारे पास सिर्फ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है प्रोसेस 1 to 2। ये जो प्रोसेस 1 से 2 है दोस्तों, यहां पर हम यूज कर रहे हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को करने के लिए हमारे पास 2 डिवाइसेस अवेलेबल हैं। फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस देयर आर 2 डिवाइसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करने के लिए हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं। वन इज नोन एज पंप एंड अनदर इज नोन एज द compressor। Compressor is used for compressible fluids such as air or any gas. Compressible fluids such as air, inert gases, etc. And pump is used to handle the incompressible fluid. नाउ द प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकली हमको आती है कार्नोट साइकिल को नहीं यूज कर पाने के लिए, वो ये है कि हमारे पास में ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को हैंडल कर सके। अगर दोस्तों आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो पॉइंट 1 पर आपके पास जो स्टेट है वो क्या इंक्लूड कर रहा है, लिक्विड प्लस वेपर। दैट इंक्लूड्स लिक्विड प्लस वेपर। अब लिक्विड प्लस वेपर को हैंडल करने के लिए मेरे पास में कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है, इस कारण से प्रैक्टिकली कार्नोट साइकिल का इस्तेमाल हम वेपर पावर प्लांट में नहीं कर पाते। दूसरी एक समस्या इसमें और है, 3 से 4 का जब एक्सपांशन होगा तो ये एक्सपांशन को करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं टरबाइन। लेकिन दोस्तों जब ये टरबाइन को आप कार्नोट साइकिल में यूज करोगे तो आप इसके एग्जिट में देखो आपको क्या स्टेट मिल रहा है, लिक्विड प्लस वेपर का स्टेट मिल रहा है। और अगर आप कार्नोट साइकिल यूज करते हो तो आपको टरबाइन के एग्जिट पर जो परसेंटेज ऑफ वेपर मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो 15% से ज़्यादा होगा। और जब वेपर का परसेंटेज यानी कि पानी का परसेंटेज लिक्विड वाटर का परसेंटेज 15% से ऊपर हो जाता है, दैट कॉजेज द कोरोजन ऑफ द टरबाइन, जिसके वजह से टरबाइन में कोरोजन की समस्या आती है। तो दोस्तों ये तो बातें हमने समझी कि क्या क्या चीज़ें हमें कार्नोट साइकिल में यूज़ करनी है और क्यों हम कार्नोट साइकिल को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पा रहे। तो 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने देखी। पहला कि 1 से 2 का जो कंप्रेशन था, ये कंप्रेशन करने के लिए मेरे पास कोई डिवाइस नहीं थी। और 3 से 4 के लिए अगर मैं टरबाइन यूज़ करता हूँ तो टरबाइन के एग्जिट पे लिक्विड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा मात्रा में लिक्विड होने के कारण मेरे टरबाइन में कोरोजन की समस्या आएगी। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम भी है कार्नोट साइकिल में, जिसकी वजह से कार्नोट साइकिल का इस्तेमाल एक्चुअल पावर प्लांट में नहीं किया जाता। जो थियोरेटिकल प्रॉब्लम आ रही है उसको हम देखते हैं कि ये थियोरेटिकल प्रॉब्लम क्या है। थियोरेटिकल प्रॉब्लम जो कार्नोट साइकिल में आती है अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। यह है हमारी कार्नोट साइकिल और इस साइकिल में हमने डिस्कस किया अभी कि एक प्रॉब्लम है कि ये जो प्रोसेस 1 से 2 है, ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में कोई प्रैक्टिकल डिवाइस नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के साथ में हम एक और एडवांटेज जो है वो इस साइकिल के मॉडिफिकेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज रैंकाइन साइकिल। दोस्तों व्हाट इज रैंकाइन साइकिल? रैंकाइन साइकिल में हम क्या करते हैं, देखो
4 से 1 जो था वो हीट रिजेक्शन का प्रोसेस था, 4 से 1 जो था वो हीट रिजेक्शन का प्रोसेस था। दैट प्रोसेस इज ऑब्टेन इन अ कंडेंसर। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एक कंडेंसर, राइट बच्चों। रैंकाइन साइकिल में हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं कि ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस था या हीट रिजेक्शन का प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम एक्सटेंड कर देते हैं। हम हीट रिजेक्शन ज़्यादा करते हैं, जो कार्नोट साइकिल में हम कर रहे थे उसके तुलना में हम ज़्यादा हीट रिजेक्शन करते हैं। इतना हीट रिजेक्शन करते हैं कि जो हमको फाइनल स्टेट मिले वो लिक्विड मिले, यानी कि कंडेंसर का जो आउटपुट मेरे को मिलना चाहिए वो लिक्विड होना चाहिए, वो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। अब इस लिक्विड और वेपर के मिक्सचर की जगह मेरे को क्या मिला? लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। दोस्तों मेरे पास लिक्विड है, तो लिक्विड के प्रेशर को राइज करने के लिए मेरे पास में ऑलरेडी एक डिवाइस अवेलेबल है जिसका नाम है पंप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक पंप लगा देंगे। ये पंप क्या करेगा दोस्तों, ये पंप क्या करेगा, ये पंप जो है वो प्रेशर को कंडेंसर प्रेशर से इंक्रीज करते हुए बॉयलर प्रेशर तक ले जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने जो कंडेंसेशन की प्रोसेस थी उस कंडेंसेशन की प्रोसेस को सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक ले आए, जिसकी वजह से जो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर था अब वो फाइनली सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। इस सैचुरेटेड लिक्विड को हैंडल करने के लिए हमारे पास में एक पंप अवेलेबल है। इस पंप की सहायता से हम प्रेशर को अब कंडेंसर प्रेशर से बढ़ाते हुए बॉयलर प्रेशर तक ले जाएंगे, और जब प्रेशर इंक्रीज होके हमें 0.2 आर मिला, इसके बाद से हम हीट एडिशन की प्रोसेस चालू कर देंगे। तो दोस्तों ये साइकिल जो आपको मिली 1 आर, 2 आर, 3 एंड 4, इट इज नोन एज द रैंकाइन साइकिल। अब दोस्तों ये रैंकाइन साइकिल आपकी कैसे मदद कर रही है? पहला पॉइंट, जो कार्नोट साइकिल में मेरे पास में दिक्कत था कि मैं लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को कंप्रेस नहीं कर सकता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कंडेंसर के आउटपुट पे क्या मिल रहा है? कंडेंसर के आउटपुट पे हमें मिल रहा है सैचुरेटेड लिक्विड, जिस लिक्विड को हम एक पंप की सहायता से कंडेंसर प्रेशर से बॉयलर प्रेशर तक प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज अगर आप देखो तो जो आपको रैंकाइन साइकिल मिल रही है उसमें एक एडेड एरिया आपको मिल रहा है, इसमें एक एरिया ऐड हो जा रहा है। ये एरिया है 1 आर, 2 आर एंड 2। ये जो एरिया है दैट एरिया इज एडेड इन द रैंकाइन साइकिल। दोस्तों टीएस डायग्राम का जो एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट्स द नेट वर्क डन। तो कार्नोट साइकिल की तुलना में मुझे रैंकाइन साइकिल में ज़्यादा वर्क मिलेगा। और मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, किसी भी पावर प्लांट से मुझे मैक्सिमम पावर जनरेट करनी है। तो दोस्तों मैं अज्यूम करता हूं कि अभी हमने जो डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगा। In the next session, we will discuss about the various types of boilers, various types of pumps used in the power plant. अभी मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि क्यों कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली हम पावर प्लांट में नहीं यूज करते हैं और क्यों रैंकाइन साइकिल हम यूज करते हैं। रैंकाइन साइकिल को यूज करने से हमें क्या एडवांटेज मिलता है और कैसे ये साइकिल, रैंकाइन साइकिल जो है वो प्रैक्टिकल साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जब आपने रैंकाइन साइकिल यूज किया तो आपके पास कंडेंसर के आउटपुट पे जो सब्सटेंस था वो लिक्विड था, जिसको आप आसानी से एक पंप के द्वारा हैंडल कर सकते हो। कार्नोट साइकिल में ये सब्सटेंस मुझे जो मिलता वो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिलता, जिसे हैंडल करने की सुविधा मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, जब मैं रैंकाइन साइकिल का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है टीएस डायग्राम का वो बढ़ चुका है। ये एरिया बढ़ने की वजह से रैंकाइन साइकिल प्रोड्यूसेस मोर वर्क एज कंपेयर टू द कार्नोट साइकिल। सो इन द कमिंग वीडियोज वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द पावर प्लांट, दैट इज कंडेंसर, पंप, बॉयलर्स एंड टर्बाइन, as well as we will discuss the modifications in the Rankine cycle so that we can increase the efficiency as well as the net work output। तो अगली क्लास में हम देखेंगे, आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे हम नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे कार्नोट साइकिल और रैंकाइन साइकिल से रिलेटेड वो आपको क्लियर हुए होंगे।
ऐसे वीडियो हम आगे और बनाते रहेंगे आपको। आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत आवश्यक है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अभी 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि जितनी गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। जितने भी गवर्नमेंट में बैकलॉग्स पड़े हुए हैं वो सारे बैकलॉग्स क्लियर होंगे। तो आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस चैनल पे ना हम आपको सिर्फ टेक्निकल इंफॉर्मेशन देंगे बल्कि हम जॉब की नोटिफिकेशन भी इस चैनल में प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी दोस्तों आप जान रहे होंगे कि NPCIL की वैकेंसीज निकली है, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि NPCIL सेल्स की अभी काफ़ी पोस्ट निकली हैं और कमिंग टाइम में और भी बहुत सारी पोस्ट निकलने वाली हैं, तो आप लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। और तैयारी से रिलेटेड या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ती है तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल किया हुआ है उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप हमसे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। हम भी आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। एंड वंदे वंदे मातरम।